सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने की गर्ज से इस्लामाबाद आए और प्लान ए के तहत उन्होंने वहां पर धरना दिया। 14 रोज़ उनका ये धरना जारी रहा, लेकिन उसके बाद 13 नवंबर को धरना ख़त्म करने का ऐलान किया और उसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों को बंद करने का ऐलान किया गया मौलाना की जानिब से। लेकिन हमने देखा कि उनका प्लान बी भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि नाकाम हो गया, क्योंकि 19 नवंबर को अपोजिशन की रहबर कमेटी के इजलास के बाद उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जो धरने देने का ऐलान किया था वो भी खत्म कर दिया। और अब रहबर कमेटी का सारा जोर तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर है। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 26 नवंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी किया है। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, क्या वाकई मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो आज़ादी मार्च है और प्लान बी वो नाकाम हो गया है और कोई नतीजा नहीं निकला उसका? मेरे ख्याल में किसी भी एंकर को, किसी भी तजियाकार को इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। सही। ये कहना भी गलत है कि जनाब वो बस उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, और ये कहना भी गलत है कि ये टोटल नाकाम रहा है। जो कुछ मौलाना फजलुर रहमान ने किया, जो अमल भी उन्होंने किया है, वो बिल्कुल सरासर नाकामी से दो चार हुआ है। तो ऐसी बात करना मुनासिब ही नहीं है, इसलिए कि स्वीपिंग स्टेटमेंट कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाए, जो कतईयत की तरफ जाए। तो कतईयत होती ही नहीं है। कोई चीज़ भी कतई तौर पर तो एक अल्लाह की ज़ात है जो वो कतई ज़ात है। इसके अलावा अब आप कौन सी चीज़ों पर जाएंगे कि जनाब ये एब्सोल्यूट है और कतई है। ये कहना कि जनाब ये नाकाम हो गया, अगर कल उसकी कामयाबी के आसार पैदा हुए तो फिर आप क्या कहेंगे? कल अगर उसके नतायज जो कुछ भी इस पूरे प्रोसेस में हुआ है और जो डिमांड्स होती रही हैं, और अगर प्रेशर बढ़ते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इमरान खान साहब अज खुद या किसी भी तरीके से अगर पौधे से हट जाते हैं, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? तो मेरे ख्याल में इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन लगाई साहब, आपको लगता है कि अपोजिशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? मतलब ऐसी उम्मीदें क्यों बांधी जाती हैं? अपोजिशन को भी अगर उम्मीद है तो उस उम्मीद का क्या मकसद है? मैं कहता हूं कि उससे पहले जब वज़राए आज़म को हटाए जाने के मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए गए, जिस तरह से ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटाया गया, जिस तरह से चौधरी मोहम्मद अली को हटाया गया, जिस तरह से चंद्रीगर को हटाया गया, जिस तरह से सोहरवर्दी को हटाया गया, जिस तरह से फिरोज़ खान नून को हटाया गया, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया, जिस तरह मोहम्मद खान जुनेजो को हटाया गया, जिस तरह बेनज़ीर को हटाया गया, जिस तरह से नवाज शरीफ को हटाया गया, और उसके बाद जिस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया, जिस तरह से नवाज शरीफ को हटाया गया, ये सारे का सारा वो आइन का तरीक़ाकार नहीं था। आइन कहता है कि या तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे, या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो, वो जो है वो कामयाब हो जाए, या उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए तो समझा जाए कि वो काम के काबिल नहीं रहा है, या किसी तरीके से कोई माजूरी हो जाए। अच्छा। आप ये कैसे करते हैं कि और ज़राए अख्तियार करते हैं और किसी न किसी तरीके से एक ऐसा ऑफिस है जिसकी बेतौकीर किया जाता है, इवन वो इमरान खान के पास हो या नवाज शरीफ के पास हो और या यूसुफ रज़ा गिलानी के पास हो या किसी के भी पास हो, अगर मैं उसके हक़ में नहीं भी हूँ और अगर उसके नुक्ता नज़र से मैं ख़िलाफ़ भी हूँ और उनकी पॉलिसियों के मैं ख़िलाफ़ भी हूँ, तब भी मैं ये कैसे चाहूँगा कि मेरा मुंतखब नुमाइंदा जो हमारे वोटों की अक्सरियत से आया है, आप उसको निकालने के लिए जाएं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन एक आर्डर पास कर दे और कहे कि ये सारी पार्टी नाअहल है और चलें जी ख़त्म करें इसको और ये खेल ख़त्म हो गया। तो गोया इस तरह से ख़त्म होना क्या जमहूरी क़ुव्वतों को ये मंजूर होगा? भाई अगर जमहूरी क़ुव्वतें अपनी ऐसी छोटी छोटी बातों को, हुकूमतों को ख़त्म करने लगी तो फिर आप छोड़ दें सारी सियासत। सियासी अमल किस लिए होता है? सियासी अमल होता है कि उसका तसलसल जारी रहना चाहिए। आपको सियासी अमल का तसलसल बाकी रखना है। ये नहीं है कि जनाब फिर तो आपके पास नई फरमाइशें आएंगी, या जनाब चले जाएं उधर ज़रा मुजाहरा करके आ जाएं, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मज़े आ जाएंगे। फिर कोई और कहेगा कि जनाब उधर चले जाएं इलेक्शन कमीशन में, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर बड़े मज़े आ जाएंगे। तरीक़ाकार ठीक नहीं है। सही तरीक़ाकार आप कह रहे हैं सही नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस के पास एक और भी क्लिप है, वो आपको दिखाते हैं, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया। लगारी साहब, अगर ऐसा है तो ये साबित हो जाने पर इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई कर सकता है?
قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے اور کی جانی چاہیے. اچھا اگر یہ جس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ 23 اکاؤنٹس تھے جن میں سے کچھ ڈکلیئر کیے گئے اور 18 جو اکاؤنٹس تھے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 اکاؤنٹس تو ایسے تھے کہ جن کو سامنے نہیں لایا گیا. پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کو اس لیے نااہل کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس تنخواہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا جس کے بارے میں طے ہوا تھا کہ ان کو 10,000 ریال جو ہیں وہ ماہانہ ملیں گے. ان کا کہنا یہ ہے میں نے تو لیے نہیں ہے، میرے بیٹے کی کمپنی تھی، نہ لینے پر مجھے سزا دی گئی. کہ لیے بھی تھے فرض کریں اور انہوں نے کنسیل آف فیکٹ کیا ہے اور یہ نہیں بتایا اور اس بنیاد پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور اس کے بعد جو ریویو میں بھی اس فیصلے کو نہیں مانا گیا ہے، تو بالکل وہی چیز یہاں بھی اپلائی ہو سکتی ہے کہ اگر کنسیلمنٹ آف دا فیکٹ ہوا ہے، اگر حقائق کو چھپایا گیا ہے، تو حقائق کا چھپانا اور 18 اکاؤنٹس اگر ایک پارٹی کے ہیں اور ان کو اکبر بابر صاحب نے جا کر ظاہر کیا ہے اور اس پر کیس کیا ہے اور اس کو 5 سال سے وہ کیس مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ٹلتا چلا آ رہا ہے، اگر وہ کیس سامنے آتا ہے اور اس کے نتائج بھی اسی طرح سے برآمد ہوتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بھی وہی ہوں گے، نتائج بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر قانون یہ کہتا ہے تو میں اس طرح سے کسی بھی پارٹی کو کالعدم قرار دینے یا کسی وزیر اعظم کو ہٹانے کا اصولی طور پر اس موقف کے حق میں نہیں ہوں. اس کا آئینی طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جو آپ کر چکے ہیں پھر آپ کو یہ کام بھی کرنا ہی پڑے گا. توہن کرہن آپ کو اس طرح کے نتائج کی طرف بڑھنا ہے تو پھر کسی ایک کو اسپیئر نہیں کرنا پڑے گا، یا پھر وہ تمام چیزوں کو آپ ریویو کریں کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے غلط. میرا خیال ہے اب بھی ایک ضرورت ہے کہ تمام لوگ بیٹھ کر ریکنسیلیشن کریں، معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کریں، ورنہ بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. ٹھیک ہے لگائی صاحب، ہم اپنے اگلے کلپ کی جانب، حکومت کی جانب سے جو قرضوں پر شرح سود کو دگنا کر دیا گیا اور وہ حکومت جو گھر اور نوکریاں دینے کی بات کرتی تھی، لیکن ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں افراد ہیں جو کہ بے روزگار ہو گئے. اس حوالے سے بھی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. پروگرام میں ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. لگائی صاحب، اس سے پہلے ہم جو کلپ دیکھ رہے تھے اس میں قرضوں پر شرح سود کی بات ہو رہی تھی کہ حکومت نے اس کو دگنا کر دیا ہے، تو کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا گیا؟ اصل میں حکومت سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے لیے قرضوں کا حصول آسان بنائے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرضے حاصل کرنے سے، چاہے وہ داخلی قرضے ہوں یا باہر کے قرضے ہوں، بیرونی قرضے حاصل کریں گے، کیا اس طرح سے آپ کی معیشتیں بہتر ہوتی ہیں؟ معیشت ہوتی ہے کہ آپ کی پیداوار بڑھے، آپ کی صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافہ ہو اور وہ آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں. ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آپ کے پاس فارن ایکسچینج آئے گا، اب بیرونی رقوم آئیں گی اور وہ جو ہے ڈالرز کی شکل میں آئیں گی، تو آپ کا پاس جو ہے فارن ریزرو میں اضافہ ہوگا. اگر آپ نے قرضے لے کر اپنی معیشت کو بنانا ہے جی تو آپ تو اسی کے اوپر کھڑے ہوئے نا، قرضوں کی معیشت پر کھڑے ہوئے ہیں. قرضوں کی معیشت تو وہی ہے جو غالب نے کہا تھا، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو اب تو رنگ لائے گی فاقہ مستی. جس طرح سے آپ نے قرض لے کر کھایا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکلات بھی بنی ہیں. لیکن لگائی صاحب یہ بتائے گا کہ وزیر اعظم کے اس تانے میں کتنا وزن ہے کہ امیر کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ؟ یہ تو ہے. اب یہ وزیر اعظم کو نہیں پتا ہوگا تو اور کس کو پتا ہوگا؟ اور اگر وزیر اعظم کو پتا ہوگا اس میں توازن پیدا کرنا ہے اور اس میں غریب کو اوپر لے جانا ہے اور امیر کو اس کی سطح سے نیچے لے کر آنا ہے اور قانون کسی ایک جگہ پر رکھنا ہے، تو اس سے زیادہ وزیر اعظم سے زیادہ بہتر کون سمجھتے ہیں اس بات کو؟ تو وزیر اعظم کے اگر علم میں ہے کہ قانون غریب کے لیے الگ ہے اور امیر کے لیے الگ ہے، تو آپ ایگزیکٹو ہیں اسٹیٹ کے، چیف ایگزیکٹو ہیں اسٹیٹ کے، تو آپ اس کو کر دیجئے، ایک دوسرے کے برابر کر دیجئے. آپ کو بھیجا ہے قانون ساز ادارے نے اپنا لیڈر آف دا ہاؤس بنا کر. آپ اپنے ہاؤس کو تو اعتماد ملیں چیزوں کے بارے میں. بالکل صحیح بات ہے. اپنے اگلے کلپ کی جانب ناظرین بڑھیں گے اور ان کی بات کریں گے. ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ بھارت سے سیاسی پناہ مانگ رہے تھے. اس ساری صورتحال کے حوالے سے فاروق ستار صاحب کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں. فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. لگائی صاحب، ایم کیو ایم کے بانی بھارت سے سیاسی پناہ کی درخواست کیوں کر رہے تھے؟ اصل میں جس طرح سے ڈاکٹر فاروق ستار کہہ رہے ہیں، جی اصل مسئلہ ذہنی مسائل ہیں ان کے. صحیح. اور وہ ذہنی مسائل ان کے خود پیدا کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے کوئی 30-35 سال تک
किसी ना किसी की पुष्ट पनाही से, किसी ना किसी की मदद से वो पोजीशन अख्तियार किए रखी कि उन्होंने जो हाँ कहा वो हाँ हुआ, जो ना कहा वो ना हुआ। उन्होंने अपने अंदर एक एब्सोल्यूट ताकत महसूस की। वो कहते थे कि यूं हो जाए यूं हो गया, वो हो जाए वो हो गया। इस तरह से जब इनका ये माइंड सेट हो गया तो फिर अचानक जब पता चला कि तख्ता नीचे से खिंच चुका है और वो कुछ भी नहीं है और वो खला में मौजूद हैं, तो फिर उन्हें इस तरह के ज़हनी मामलात सामने आए। अच्छा। मेरा ख्याल है कि यही एक वजह है कि उनको जितना नज़रअंदाज किया गया पाकिस्तान की हैयत मुक़्तदरा की तरफ से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिस तरह से उनके साथ मेल मिलाप रखा गया, जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता रहा है, अब वो भी कीमत अदा कर रही है और वो खुद भी कीमत अदा कर रही है। लेकिन लगारी साहब, एमक्यूएम के बानी हिंदुस्तान में रहकर वहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं या फिर वो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की जो सियासी डायनामिक्स हैं उनको तब्दील करना चाहते हैं? उनका ख्याल ये है कि शायद वो वक्त आ जाए जब उन्हें वहाँ और यहाँ की सियासत में हिस्सा लेने का मौका आए। वो ये ऐसा समझ रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि शायद यूरोपीय यूनियन जैसा कोई नक्शा आगे जाकर बनेगा, ऐसा नहीं है। सरेदस्त कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि दोनों या तीनों या चारों पांचों ममालिक जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो इतने ईज़ हो जाएं कि जनाब लोग आना जाना शुरू कर दें। तो फिर इस तरह के नैरेटिव का भी कोई वजूद नहीं होगा अगर इन ममालिक के अंदर ऐसे अमन के हालात पैदा हो गए कि कश्मीर का मसला हल हो गया, पानी के इशू हल हो गए, सरक्रीक हल हो गया, या फरखा बंद का मसला जो है बांग्लादेश के साथ इंडिया का वो मसला हल हो गया, या आसाम के लोगों का मसला हल हो गया। अगर ये मसाइल हल हो भी गए तब भी तो फिर ये होगा कि ये माइंड सेट नहीं रहेगा, अल्ताफ हुसैन का, शिवसेना का माइंड सेट, मोदी का माइंड सेट बाकी नहीं रहेगा। ठीक है लगाई साहब, हमें यहाँ पर ब्रेक की जाने बढ़ना है और नाज़रीन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की बात करेंगे जहां पर वादी में लॉकडाउन को 112 रोज गुजर गए हैं और भारतीय मुसन्निफा अरुंधति रॉय ने एक तवील तरीन आर्टिकल लिखा है जिसमें वो ये कहती हैं कि तशद्दुद का रास्ता भारत की बुनियादों को मुतासिर कर सकता है। साथ साथ लगारी साहब वो ये भी कहती हैं कि भारत ना तो सेकुलर रहा है और ना ही सोशलिस्ट, तो मोदी हुकूमत जो है वो अपनी साख को खुद मुतासिर कर रही है ऐसी हरकतें करके। क्या उन्हें इस बात का इदराक नहीं है? नहीं है इधर। यही बात तो हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं, इससे ज़्यादा अरसे से कह रहे हैं। जब से मोदी का इक़्तिदार हुआ हम तब भी ये कह रहे थे और आप भी यही कह रहे हैं। जबकि कश्मीर में वानी की शहादत के बाद जब मसाइल खड़े हुए हैं तो हमने ये कह दिया था कि जनाब इंडिया सेकुलर नहीं रहा है। इंडिया का मसला सेकुलरिज्म था, इसलिए कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा है कि वहाँ पर पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा मुसलमान वहाँ मौजूद हैं और बांग्लादेश की आज़ादी से भी ज़्यादा मुसलमान मौजूद हैं वहाँ पर। और इसी तरह से वहाँ पर दुनिया की सिखों की सबसे बड़ी आबादी है। दुनिया में बुद्ध मत का जन्म इंडिया में हुआ है। अगर आप ये डाइवर्सिटी को बाकी नहीं रखते हैं और इसको सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदी की तरफ ले जाते हैं तो फिर वो उसकी बुनियादें हिल जाएंगी और हिल चुकी हैं। सही। इसी तरह से कसीरुल लसानी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेयरसन ने यह लिखा था कि इस मुल्क के अंदर 1800 ज़ुबानें हैं और लहजे हैं और बोलियां हैं। लोगों की इतनी डाइवर्सिटी है, आप उसको अगर किसी एक चीज़ का बनाकर रख देंगे और किसी एक मजहब का या किसी एक बिलीव का बनाकर रख देंगे तो मुल्क नहीं रहेगा। इसी तरह से उन्होंने एक रास्ता तलाश किया था कि सेकुलरिज्म के रास्ते से, अदम तशद्दुद के रास्ते से या सोशलिज्म के रास्ते से हम इस मुल्क को एक साथ रखेंगे। अच्छा। और वो इसको रख पाए, लेकिन अब उन्होंने उसकी बुनियादों के अंदर बारूद रख दिया है, बम नहीं रखे हैं। इंडिया की बारूद बुनियादों के अंदर हिंदू मैथोलॉजी का, हिंदू एक्सट्रीमिज्म का, हिंदू महासभा का एटम बम रखा हुआ है। अगर फटता है तो पूरा इंडिया ब्लास्ट हो जाएगा। और ये बम रखने वाले कोई और नहीं है, नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है
اور शिव सेना है और हिंदू महासभा है और राष्ट्रीय सेवक संघ है, इन तंजीमों ने इंडिया की बुनियादों में बम रखे हैं। सही। अच्छा लगाई साहब, वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से सी पैक पर अमरीकी बयान मुस्तरद कर दिया गया है और साथ साथ तज्जिए को भी बेबुनियाद गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कल इसकी वजाहत की थी मनसूबाबंदी के वजीर ने, जनाब असद उमर ने, बहुत उम्दगी के साथ उन्होंने इस बात की वजाहत की थी। मेरे ख्याल में पिछली MKM की PTI की तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे सबसे अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी थी असद उमर साहब की। उन्होंने इंतहाई मुतवाज़िन और बहुत जामे ठोस दलाइल के साथ बात की थी और ये बिल्कुल बजा है। अच्छा, अमेरिका के हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम याद करेंगे? अमेरिकी कर्जे, IMF, पैसे, उसकी डिमांड, हमारी डेवलपमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं ना जो हमें नज़र आती हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हमें चीन नज़र आता है। पाकिस्तान स्टील है, हमें रूस नज़र आता है। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये कंट्रीब्यूशन है। तो अब हमें अमेरिका ने ऐसी कौन सी चीज़ दी है? हमने कौन सा बुर्जुल खलीफा खड़ा कर दिया है कि जी अमेरिका ने हमारे साथ बड़ी मेहरबानी किया और हमने भी यहाँ पर एक चीज़ ऐसी बना दी है? अमेरिका ने ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर हम ये किस्सा बना देंगे, होगा ही नहीं कि अगर भाई शॉर्टफॉल हो बिजली का हम इतना इंतज़ाम कर देंगे, बिजली के ऐसे प्लांट लगाएंगे कि बस पाकिस्तान में बिजली का बहरान हल हो जाएगा। कहाँ हल हुआ वो मसला तो यूं का त्यों मौजूद है। और अमेरिका ने हमारी किसी तरह से भी, वो जिस तरह से 1 रुपया देकर 2 रुपए के सूद के साथ 4 रुपए वसूल करता है और फिर उसके बाद नए कर्जों के, इन कर्जों के हसूल के लिए नए कर्जों की बात करता है, तो वो तो हमारी खुद मुख्तारी को गिरवी रख रहा होता है। तो उससे इस तरह की बात की हम कैसे वो करें? सी पैक बहरहाल हमारे मुल्क में बना है। आपको ये पता है कि सक्खर से लेकर अगर आपको जाना हो, वो 5-6 घंटे का सफ़र करने के लिए मुल्तान तक जाते थे, आपका यूं तय होता है कि पता ही नहीं चलता है आपको कि सक्खर से मुल्तान, इसलिए कि सी पैक का मनसूबा इनोग्रेट हो चुका है। अब लोग सफ़र कर रहे हैं। हमने जो सफ़र किया था 4 घंटे में, 5 घंटे में हम पहुंचते थे सक्खर से रहीम यार खान, या सक्खर से हम पहुंचते थे आगे जहर पीर, तो हमें जो है कम से कम 4 घंटे 4.5 घंटे लग जाते थे। अब 2 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाते हैं, कोई इशू नहीं। अगर ये सारे का सारा सी पैक का प्रोजेक्ट बनता तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर भाई इसी सरजमीन पर है ना, यहाँ बन रहा है। और चीन ने तो हमेशा पाकिस्तान का साथ ही दिया है, क्योंकि अमेरिकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स ये कहती हैं पाकिस्तान को तवीलुल मुद्दती मौशी नुकसान हो सकता है, लेकिन चीनी सफीर ने उस बारे में ये कहा कि पाकिस्तान अगर मुश्किल में हुआ तो कर्जों की वापसी का तकाजा नहीं करेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है, उन्होंने तकाजा नहीं किया। आपके पास जब ड्यू होते थे तो वो आपसे तकाजा करके, भाई एक बात है कि आप पड़ोसी तो नहीं हटा सकते ना, नहीं हटा सकते हैं। आप हर चीज को बदल सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। चीन हमारा पड़ोसी है, दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी के एतबार से डॉलर्स के ज़खायर इतने अमेरिका के पास नहीं जितने चीन के पास हैं। ऐसा ही है। और हम कहें नहीं जी हम चीन से एक तरफ पीठ करके बैठे हैं, हम तो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। हो सकता है हमारी इस्टेब्लिशमेंट में लोग ऐसे हैं कि जो हमेशा अमेरिका की तरफ देखते हैं, लेकिन अमेरिका अब उस पोजीशन में नहीं रहा है जिस पोजीशन में माजी में हुआ करता था। ये डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं दुनिया में। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, नेदरलैंड्स की मलका 25 से 27 नवंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इस दौरे को आप कैसे देखते हैं, कितना अहम है ये दौरा? ये अलामती है और इससे हमें बहुत खुशी होगी। मलका मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाएंगे, हम उनको मार्च पास्ट में सलामी देंगे, हम उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे और हम उनकी जो है फर्शी सलाम करेंगे। हम बादब बा मुलाहिदा होशियार के नारे लगाएंगे और उनका खैर मकदम करेंगे। लेकिन नीदरलैंड में, हॉलैंड में डच प्राइम मिनिस्टर ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी उनके पास होती है या वहाँ की पार्लियामेंट के पास होती है, अख्तियारात उनके पास होते हैं। मलका एक नुमाइशी सरबराह होती हैं। अब अगर आप जा रहे हैं कहीं पर तो आरिफ अलवी साहब तो एक नुमाइशी सरबराह मुमलिकत के तौर पर जा रहे हैं और सेरेमोनियल, नुमाइशी तो गलत लफ्ज़ होगा, सेरेमोनियल होता है और वो जाते हैं। इसी तरह से वो तशरीफ़ ला रही हैं। उनका आना हमारे लिए बायस इफ्तिखार है, लेकिन वो किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है, ऐसी सूरत हाल में वो नहीं। सही लगाई साहब, अब एक और अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करना चाहूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ उनके आबाई इलाके तोनसा शरीफ में बात करना नाज़रीन जुर्म बन गया है। सराइकी नामवर दानिश्वर अदीब महबूब ताबिश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो एक तकरीब में खिताब कर रहे थे। इस हवाले से हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं।
लगाई साहब, आप देख सकते हैं ये नामवर अदीब हैं। मैंने ये तकरीर सुनी है। अच्छा। अगरचे कुछ इसके हिस्से देखे हैं। वो गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी का तरीक़ाकार जो था वो तकरीर कर रहे हैं। वो गिब्रियल गार्शिया मार्कीज की बात कर रहे हैं। वो दुनिया भर के अदब की बात कर रहे हैं, लाटिन अमेरिका के अदब की बात कर रहे हैं, वो अफ्रीकी अदब की बात कर रहे हैं। वो दुनिया भर के जो मुंतखब अदब है, जो इंसानी तहजीब के लिए बेमिसाल मकाम रखता है, उस अदब की बात कर रहे हैं। और उस गुफ्तगू के दौरान वो अपने ज़मीन के, अपनी धरती के, अपनी सरजमीन के, इसी शहर के जहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, इस शहर के एक अजीम शायर इकबाल सोकरी की किताब की तकरीब रुनुमाई में खिताब कर रहे हैं। और अगर उनने इकबाल अपना उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर या उनकी हुकूमत पर या उनके तर्ज हुक्मरानी पर या उनके रवैयों पर कोई तनकीद की है, तो कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि जनाब वहाँ बैठे हुए एसपी को बड़ा गुस्सा आया, चूँकि वो भी बुज़दार था, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। हालांकि तकरीब में गया हुआ था, वो तकरीब में अपना उस प्रोग्राम को और मुशायरे को सुनने के लिए गया हुआ था। फिर उसकी गैरत ने जोश मारा और कि जनाब पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, बुलवा लिया पुलिस को। पुलिस ने जिस तरह से उसे महबूब ताबिश को गिरफ्तार कर दिया, शर्मनाक था, शर्मनाक था। ऐसा शर्मनाक रवैया जब स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, जब पुलिस ऐसा रवैया करती है, तो फिर लगता है कि हम तहजीब से बहुत दूर चले गए हैं, हम अखलाकियात से बहुत दूर चले गए हैं, हम अदब से बहुत दूर चले गए हैं, हम नॉलेज से बहुत दूर चले गए हैं, हम जानने के अमल से बहुत दूर चले हैं। आपको उनकी एक दो जुमले, लफ्ज़, अल्फाज पर बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन आप उसके अंदर छुपी हुई दानिश को समझ ही नहीं पाए। आपका तो मयार ये है। तनकीद बर्दाश्त करने की नहीं उनको आदत ना। इसी किस्म का एक और भी वाक़या में पेश आया, जहां पर ओबाश नौजवानों ने निजी कॉलेज के प्रोफेसर पर तशद्दुद किया। इस हवाले से भी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। देख सकते हैं नाज़रीन आप, ये ओबाश नौजवान हैं और ये निजी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उन्हें लगाई सब तशद्दुद का निशाना बनाया टीचर के ऊपर ये हो रहा है। मैं कहता हूँ हम दिखाकर शर्मिंदा हो रहे हैं और हम देखकर शर्मिंदा हो रहे हैं। क्या ये कोई तरीक़ाकार है कि अगर एक उस्ताद कहता है कि बच्चों को रास्ते में छेड़ना ठीक नहीं है, तालिबात के कॉलेज के आगे जाकर खड़ा होना ठीक नहीं है, तो क्या इसके ऊपर ओबाश आएंगे और जाकर टीचर पर वहशियाना तशद्दुद करेंगे और बाइक पर बैठे हुए टीचर पर जो है लाठियों की बारिश कर देंगे? ये है वो तरीका जब आपकी तहजीब ज़वाल का शिकार हो रही होती है, जब आप बहुत पीछे जा रहे होते हैं, जब आप आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोच नहीं सकते। आपको दुनिया की मिसालें देखनी है कि दुनिया में क्या होता है कि जब टीचर अदालत में दाखिल होता है तो वहां पर जज अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है कि मेरी इस अदालत के अंदर ख़वातीन हज़रात आप खड़े हो जाइए, इस अदालत के अंदर एक टीचर तशरीफ लाए हैं, हमें उनके एहतराम में खड़े। जज को ऐलान करना पड़ता है। जहां ऐसा होता है तो फिर तहजीब भी तरक्की करती है, मुआशरा भी तरक्की करता है, लोग भी तरक्की करते हैं। और जब इस तरह का अमल होता है तो मैं मुल्तान के करीब रहने वाले बाशिंदे के तौर पर मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत ही शर्म महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख है इन दोनों वाक़यात पर, महबूब ताबिश की गिरफ्तारी पर और इस टीचर के ऊपर होने वाले तशद्दुद पर कि जिस तरह से ये वहशियाना सलूक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी बहुत ही इन्हतात की तरफ चली गई। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, मोहब्बत खुशबू की शायरा परवीन शाकिर की सालगिरह है और अच्छी बात यह है कि गूगल की जानिब से भी खराज अकीदत के तौर पर उनका जो डूडल है वो चेंज कर दिया गया। देखें, परवीन शाकिर हमारे अहद की बहुत बड़ी शायरा थी, निसाई जज्बात की, ख़वातीन के जज्बात की बड़ी शायरा थी, कौमी जज्बात की। बेफैज़ रफ़ाकत में समर किसके लिए था, जब धूप थी किस्मत तो शजर किसके लिए था, ये धूप में फिरना था तो छत किस लिए डाली, बाहर ही निकलना तो घर किसके लिए था। ऐ मादर गीती तेरी हैरत भी बजा है, ऐ मादर गीती तेरी हैरत भी बजा है, तेरे ही ना काम आया तो इस सर किसके लिए था। यूं शाम की वहशत से सरे दश्ते इरादा रुकना था तो फिर सारा सफर किसके लिए था। ये थी परवीन शाकिर, ये हमारे अहद की शायरा थी, बहुत बड़ी शायरा थी। और आज उनका 67वीं सालगिरह, इस सालगिरह के मौके पर हम उन्हें याद कर रहे हैं, एक बड़ी शायरा को। उनकी बेशुमार शायरी जो है वो आज भी हमारे दिलों के तार छेड़ती है। वो लतीफ़ जज्बात की शायरा थी, बहुत ही नफीस जज्बात की शायरा थी और बहुत नफीस अंदाज में सोचती थी।
उनकी जिस तरह से हादसाती इंतकाल हुआ था, जिस तरह से वो फौत हुई थी, वो भी अफसोसनाक। उनका पैदा होना हमारे अदब की दुनिया में, उर्दू अदब की दुनिया में, पाकिस्तान के अदब की दुनिया में एक बहुत बड़ा वाक़या था। वो हमेशा याद रखी जाने वाली शायरा हैं और उनके तमाम मजमूए हमारे यहाँ पढ़े जाते रहेंगे। ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। ना के प्रोग्राम से इतना ही, अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।